हेलो दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी, पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ मशीन का उपयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे लाई डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात लाई डिटेक्टर उपकरण को पॉलीग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। इसकी खोज जॉन ऑगस्टस लाइसन ने 1921 की आसपास की थी। अपराध की जांच करने को नार्को टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। कहता है 2 kg का एक ब्लॉक 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से समांतर सतह पर जो स्लाइड होता है, यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है तथा उसे तब तक दबाता है जब तक कि वह ब्लॉक पूरी तरह गतिशील न हो जाए। गतिज घर्षण की मात्रा 15 न्यूटन है तथा स्प्रिंग स्थिरांक 10,000 न्यूटन पर मीटर है। स्प्रिंग से खाली स्थान से दबाता है। तो यहाँ पे m आपको दे दिया गया है 2 kg। ठीक है, m 2 kg। यहाँ पे k आपको दे दिया गया है 1000 न्यूटन पर मीटर और v ये 4 मीटर पर सेकेंड। तो प्रश्नानुसार देखिए 1/2 mv² बराबर होगा 1/2 k x², यानी 1/2 × 2 × 4 का स्क्वायर बराबर होगा 1। यहाँ हो जाएगा आपको 10,000/2 × x²। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से x का मान निकल जाएगा आपको 5.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, कहता है बर्नौली का प्रमेय खाली स्थान के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो बी ऑप्शन, ऊर्जा। तो बर्नौली का प्रमेय ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो P + ½ ρv² + ρgh ये है बराबर में स्थिरांक। नेक्स्ट कहता है कि 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग खाली स्थान के बराबर होता है। 44 का होगा सी। तो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए C/5 बराबर होता है F - 32/9। ठीक है, C/5 बराबर F - 32/9। ठीक, तो यहाँ पे देखिए तो ये 37/5 बराबर हो जाएगा F - 32/9। तो यहाँ से F का मान निकल जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट, एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। ब्रेक लगाने के बाद रुकने में 4 सेकंड लगता है। यदि कार का द्रव्यमान इतना है तो ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का परिणाम। तो यहाँ m कितना है, 1000 kg और प्रारंभिक वेग कितना है तो 72 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर और टाइम दे दिया गया है 4 सेकंड। ठीक है, और अंतिम वेग क्या है तो 0। यहाँ पे f का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे u बराबर क्या हो जाएगा, 72 × 1000/3600। 3600 यहाँ हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो चूँकि a बराबर होता है v - u/t, यानी 0 - 20/4, ये हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऋणात्मक चिन्ह यानी मंदन को प्रदर्शित करता है। f बराबर होता है ma यानी 10⁻³ 1000 × 5 क्या हो जाएगा 5.10⁻³ न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। कहता गुरुत्वाकर्षण बल का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, आइजैक न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का नियम आइजैक न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम 2 कणों या पिंडों के बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन कणों या पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F बराबर G m1 m2/r², जहाँ F गुरुत्वाकर्षण बल है, r दूरी है और m1 m2 द्रव्यमान है। यहाँ पे देखिए कहता मिलान करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा
रेडियो तरंगे। तो रेडियो तरंगे जो है ये इसका प्रयोग सेलुलर फोन, रेडियो, टीवी के तरंग संचरण में किया जाता है। रेडियो तरंगे। सूक्ष्म तरंगे, तो इसका प्रयोग रडार एवं उपग्रही से सूचना भेजने तथा माइक्रोवेव ओवन में किया जाता है। अवरक्त किरणें, तो इसका प्रयोग रिमोट कंट्रोल तथा रोगियों को सिकाई करने में किया जाता है। फिर है गामा किरणें, तो उच्च वेदन क्षमता के कारण इसका प्रयोग नाभिकीय अभिक्रियाओं व कैंसर सेल्स को नष्ट करने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी ले लेंगे। ठीक है। कथा 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत? तो 48 में देखिए, तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकेंड होती हैं तथा आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकेंड होती हैं। अतः ए और बी दोनों सही हैं। कथा कि गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो यह है प्रकाश के प्रकीर्णन। तो गहरे समुद्र में पानी का रंग आकाश के प्रकीर्णन, देखिए सॉरी, कथा कि गहरे समुद्र में पानी का रंग जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। आकाश, उसके बाद देखिए कि प्रकाश के प्रकीर्णन के अन्य उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला दिखाई देना। सूर्योदय और सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देना। खतरे के संकेतों में लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाना, ये सभी प्रकाश के प्रकीर्णन के उदाहरण हैं। तो गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। खतरे के संकेतों में लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कहता है कि दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, तो कौन से बल्ब का प्रतिरोध उच्च है? तो देखिए 50 का होगा ए, यानी डिम्ब बल्ब। दो बल्बों में से एक दूसरे की तुलना में अधिक चमकता है, अतः जिस बल्ब का प्रतिरोध उच्च है वह डिम्ब बल्ब होगा। ठीक है। किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर तथा उससे प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को जो है उसका विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे ओम में मापा जाता है, यानी आर बराबर क्या होता है? V/I। ठीक है। जहाँ आर जो प्रतिरोधक का प्रतिरोध है और भी जो है विभवांतर है, आई धारा है। कहता कि कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो पानी का बर्फ में परिवर्तन। किसी पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुण तो समान बने रहते हैं, लेकिन पदार्थ के भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे पानी का बर्फ में परिवर्तन, शक्कर का पानी में घुलना, कांच का टूटना। पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है जो मूल पदार्थ के रासायनिक व भौतिक गुणों से पूर्णतः भिन्नता होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, दूध से दही का बनना। कहता है किस ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक को जो है इलेक्ट्रॉनों की खोज से संबंधित उनके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 52 का होगा जे थॉमसन। तो जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन की खोज 1906 में किया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ये नाभिकीय भौतिकी का जनक, सोने की पत्ती के द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज 1908 में किया। नील्स बोर परमाणु संरचना पर विशेष योगदान 1922 में दिया था। कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण है? 53 का डी। तो आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, जैसे NaCl आयनिक यौगिक ठोस होता है, जैसे NaCl, KCl, CuSO4। ठीक है। आयनिक यौगिक गलित अवस्था में तथा जलीय विलयन में आयनों द्वारा जो धारा उत्पन्न करने के कारण विद्युत के चालक होते हैं। आयनिक यौगिक के गलनांक व क्वथनांक कुछ होते हैं। आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील होते हैं। कथा अम्लों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो
देखिए डी ऑप्शन। तो देखिए वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के धनायन H+ उत्पन्न करते हैं अम्ल कहलाते हैं तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि अम्ल सक्रिय धातुओं ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके जल और लवण प्रदान करते हैं एवं अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रदान करते हैं। अम्ल और क्षार की आपसी अभिक्रिया से लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सा वर्गीकरण परमाणुक संख्याओं पर आधारित है? ए आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण उनके परमाणुक संख्याओं पर आधारित है। हेनरी मोजले के आधुनिक आवर्त सारणी या नियम की खोज की थी। मोजले द्वारा प्रस्तुत आधुनिक आवर्त सारणी या नियम के अनुसार तत्वों के गुण जो उनके परमाणु क्रमांकों या संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। इसका यह अभिप्राय है कि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम से जो क्षैतिज पंक्तियों में व्यवस्थित करने पर जो है एक नियमित अंतर से गुणों की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात गुणों की जो है आवर्तता प्रकट होती है। कहता है कि कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा जो एनेस्थेटिक के लिए स्थान पत्र रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 56 का होगा सी नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O को दंत चिकित्सकों द्वारा जो एनेस्थेटिक के लिए जो स्थान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड को प्रायः लाफिंग गैस कहा जाता है। कहता है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है तो यह हीरा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है। यह कार्बन का शुद्धतम अपरूप है। बेकिंग सोडा क्या है? तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है। इसका प्रयोग भोजन बनाने, चिकित्सा आदि क्षेत्रों में किया जाता है। कहता है कि जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? तो ये सिल्वर धातु। तो जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो फोटोलिटिक अपघटन अभिक्रिया होती है जिसके कारण सिल्वर क्लोराइड AgCl सिल्वर धातु Ag और क्लोरीन में टूट जाता है। इसी कारण इसका रंग भूरा हो जाता है। कहता गर्म हवा के गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो 60 का। तो देखिए गर्म हवा का गुब्बारा हवाई यात्रा का एक साधन है। बहुत जगह पर्यटकों को घुमाने के लिए हॉट एयर बैलून का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें नायलॉन का एक बड़ा सा गुब्बारा होता है जिसमें नीचे एक टोकरी होती है और कुछ उपकरणों द्वारा आग जलाकर इसके अंदर की हवा गर्म किया जाता है। गर्म हवा का घनत्व बाहर की ठंडी हवा की सापेक्ष कम होती है। जब हवा को गर्म किया जाता है तब वह फैलती हैं और घनत्व कम होने के कारण हल्की हो जाती हैं। गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। जब गुब्बारा हवा में होता है तो प्रोपेन बर्नर यानी प्रोपेन गैस द्वारा लगातार ज़रूरत के हिसाब से हवा गर्म की जाती है। इस प्रकार वह गर्म हवा का गुब्बारा ऊपर उठता जाता है। कहता है कि किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है? ये तो देखिए निम्नलिखित जीवों में से गाय की छोटी आंत अपेक्षाकृत जो लंबी होती हैं। शाकाहारी पौधों में जो है मौजूद सेलुलोज को पचाने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। मांसाहारी मांस खाते हैं जिसे पचाने में कम समय लगता है, इसलिए उनकी छोटी आंत जो है छोटी होती है। कौन सा अंग पीत रस स्रावित करता है? तो ए ऑप्शन यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में स्थित होती हैं। यकृत कोशिकाएं एक विशिष्ट प्रकार के द्रव का स्रावन करती हैं जिसे पीत रस यानी बाइल जूस कहते हैं। पीत रस हरे पीले रंग का क्षारीय तरल पदार्थ, इसका pH मान 7.6 से 7.7 होता है जो भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बना देता है। इसमें कोई पाचक एंजाइम नहीं होता। यह भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को नष्ट करता है और वसा का पाइसीकरण करता है।
कहता है मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? तो यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल एवं इससे जुड़ी ग्रंथियों का तंत्र होता है। आहार नाल मुख, गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत एवं बड़ी आंत की संयुक्त संरचना होती है, जबकि यकृत एवं अग्नाशय आहार नाल से जुड़ी पाचक ग्रंथियां मनुष्यों में पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्सर्जित करता है। अमाशय की ऑक्सीटिक कोशिकाएं का स्राव करती हैं, जो टाइलिन की क्रिया को रोकता है और भोजन को अम्लीय बनाता है। यह भोजन के हानिकारक जीवाणुओं को मारता है एवं एंजाइम को भोजन प्रक्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, देखिए 64 नंबर है कि खेलते समय रवि के घुटने में चोट लग गई, जिससे खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया और एक गहरे लाल रंग के थक्के के घाव को भर दिया था। किस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का थक्का भरने में मदद करती हैं? तो यह है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स हमारे शरीर की ऐसी कोशिकाएं होती है जो खून को बहने से रोकती हैं। प्लेटलेट्स ही बहते खून को थक्का बनाने में मदद करती है। प्लेटलेट्स को जो होमियोस्टेसिस के रूप में भी जाना जाता है। रक्त में प्लेटलेट्स का पता CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट परीक्षण से चलता है। कहता कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? 61 का होगा बी, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा रक्त का पीले रंग का तरल घटक है, जिसमें पूर्ण रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती हैं। यह कुल रक्त की मात्रा का लगभग 55% तक होता है। इसका जो अधिकतर अंश जल होता है। इसमें प्रोटीन, शर्करा, थक्का बना जमाने वाले जो कारक, खनिज, आयन, हार्मोन और कार्बन डाइऑक्साइड घुले रहते हैं। प्लाज्मा ही भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे के परिवहन की क्रिया को पूर्ण करता है। कहता कि हमारे शरीर में भोजन प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो O2 से जुड़ता है? 66 का होगा बी, यानी ग्लूकोज। तो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज यानी O2 से जुड़ता है। ग्लूकोज जो सबसे सरल जो है कार्बोहाइड्रेट है, यह जो है जल में घुलनशील होता है तथा इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। यह स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा सर्वप्रमुख स्रोत है। कहता है कि स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चित अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। 67 का भी, अनुमस्तिष्क। तो स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चित अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए अनुमस्तिष्क उत्तरदायी होता है। मानव शरीर में 29 हड्डियां होती हैं, इसमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो देखिए, माथा में 8, चेहरा पे 14, कान में 6 और जो कास्थी में है 1। तो ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, मानव शरीर में कुल 29 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में कुल 29 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में 29 हड्डियां होती हैं और तो मानव सिर में कुल 29 हड्डियां होती हैं। कपाल हड्डियां जो है 8 होती हैं। कपाल हड्डियां 8 होती हैं। इसमें ऑक्सीपिटल 1, पेराइटल होता है 2, टेम्पोरल होता है 2 और फ्रंटल होता है 1, थाई, उसके बाद एथमाइड होता है 1 और स्फिनॉइड होता है 1। चेहरे की हड्डियां होता है 14। तो माथा में 8, चेहरा में होता है 14, जिसमें नेजल 2, टर्बाइनल 2, लेक्राइमल 2, वोमर 1, जाइगोमेटिक 2 और मैग्जिला 2, पैलेटाइन 2 और मोंटिबल 1। श्रवण हड्डियाँ यानी कान में होता है 6, मेलिसस 2, इनकस 2, स्टेपिस 2। उसके बाद देखिए कंठिका हड्डी यानी कंठिका हड्डी 1 होता है, जिसे हाइड भी बोलते हैं, ये 1 होता है। नेक्स्ट, कौन सा वर्णक हमारे बालों, त्वचा और आँखों के रंग के लिए मुख्यतः रूप से उत्तरदायी है? ये है मेलानिन। तो मेलानिन एक प्राकृतिक पिगमेंट है। इससे त्वचा, बाल और आँखों का रंग निर्धारित होता है।
गोरी त्वचा वाले लोगों की तुलना में सांवली त्वचा वाले लोगों में अधिक मेलानिन होता है। मेलेनॉइड्स नामक कोशिकाएं मेलानिन कहलाती हैं। तो मेलानिन एक प्राकृतिक पिगमेंट है। इससे त्वचा, बाल और आंखों का रंग निर्धारित होता है। गोरी त्वचा वाले लोगों की तुलना में सांवली त्वचा वाले लोगों में अत्यधिक मेलानिन होता है। कहता है कि बेरी एक रोग है जो खालिस्तान की कमी से होता है। तो ई ऑप्शन। तो देखिए, विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना। विटामिन D की कमी से रिकेट्स, बच्चों में ऑस्टियोमलेशिया, वयस्क में। तो बच्चों में रिकेट्स और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया। कहता है डेंगू खालिस्तान के कारण होता है। तो 71 का देखिए, तो डेंगू जो है विषाणु के कारण होता है। ठीक है, डेंगू जो है ये विषाणु के कारण होने वाला रोग है। मलेरिया जो है परजीवी के कारण। ठीक है, तो डेंगू होता है विषाणु के कारण, मलेरिया होता है परजीवी के कारण, हैजा होता है जीवाणु के कारण, पोलियो होता है विषाणु के कारण, निमोनिया होता है जीवाणु के कारण, और टिटेनस होता है जीवाणु के कारण। कहता है पीला बुखार यानी पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है। तो 72 का देखिए, 72 की यदि बात करें तो ए ऑप्शन, मादा मच्छर के काटने से। ठीक है, तो पीत, देखिए पीत ज्वर या येलो फीवर एक संक्रामक रोग है जो अचानक आरंभ होता है। इस रोग का कारण सूक्ष्म विषाणु होता है। इसका फैलाव मादा एडीज जाति के मच्छर द्वारा होता है। ठीक है, उसके बाद कहता है कि किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। 73 का होगा ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया यानी ATP के रूप में ऊर्जा प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें यह कोशिका का बिजली घर पावर हाउस भी कहते हैं। इसकी खोज 1857 में अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने की थी। कहता बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो देखिए, बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को एनिमेलिया समूह के अंतर्गत रखा जाता है। इसे मेटाजोआ भी कहा जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप जगत के पौधे में पाया जाता है। एनिमेलिया जंतु जगत का समूह है। ठीक है, तो बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को एनिमेलिया समूह के अंतर्गत रखा जाता है। कहता खाली स्थान 4 कोशिकीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, स्तनधारी। स्तनधारी 4 कोशिकीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी हैं। जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा होती है वे खालिस्तान समूह में आते हैं। तो यह है ऑप्शन नंबर डी। तो जिन पौधों में स्पष्ट विभेदित शरीर रूपरेखा होती है जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा समूह में आते हैं। इनका संपूर्ण शरीर जो है सुकाय होता है जिसमें सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं जैसे कवक, शैवाल, लाइकेन आदि। कहता खाली स्थान एक पौधा है जो जंगल में उगता है और उसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। 77 का ए बिच्छू बूटी यानी नेटल एक पौधे हैं जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम जो है अर्टिका डायोका है। किस पादप समूह में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में पककर फल बन जाता है। 78 का भी आवृतबीजी पादप समूह में बीज अंडाशय के अंदर विकसित होता है जो बाद में पककर फल बन जाता है। इसका प्रजनन अंग पुष्प होता है। इसमें दोहरा निषेचन दृष्टिगत होता है। ये सामान्यतः स्थलीय पौधे होते हैं लेकिन कुछ पौधे जल में पाए जाते हैं। आवृतबीजी पौधों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। ठीक है, तो किस पादप जगत में बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में पककर फल बन जाते हैं। आवृतबीजी। 78 का होगा बी। कहता है कि पुष्प का इनमें से कौन सा भाग निषेचन के बाद फल के रूप में विकसित होता है। तो
देखिए 79 का होगा बी, अंडाशय। अंडाशय पुष्पासन से लगा चौड़ा एवं फूला हुआ हिस्सा होता है जिसमें अनेक बीजांड होते हैं। निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है तथा बीजांड से बीज का निर्माण। तो अंडाशय से फल का निर्माण और बीजांड से बीज का निर्माण। कहता है कि ऑक्सीजन की मदद से पाइरुवेट का विघटन खाली स्थान में होता है। यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन की मदद से पाइरुवेट का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पाइरुवेट कई उपापचयी परतों में एक प्रमुख बायोमोलिक्यूल है। यह ग्लाइकोलिसिस के प्राथमिक उत्पाद के रूप में सबसे उल्लेखनीय है। ग्लाइकोलाइसिस जैव रासायनिक प्रतिक्रिया की एक श्रृंखला है जो ग्लूकोज के एक अणु को पाइरुवेट के 2 अणुओं में परिवर्तित करती है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स।